अरे इसे 50,000 रुपये की मांग कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे भी तो उसके पास 20,000 रुपये हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा ये लीगल वीडियो का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी से जुड़े दो महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सेट ऑफ और दूसरा है काउंटर क्लेम। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स ने इस पर वीडियो बनाने की बात की, उसके ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है टॉपिक, तो इसीलिए हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि कठिन इसीलिए है क्योंकि जो सीपीसी है, सीपीसी के अंतर्गत काउंटर क्लेम और सेट ऑफ की बात की गई है, उसमें इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। दोनों काउंटर क्लेम और सेट ऑफ की सीपीसी के अंतर्गत डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए समझना मुश्किल होता है, टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके ये क्लियर चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम दोनों को विथ एग्ज़ाम्पल समझेंगे, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं तो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, या जो राइटर्स ने जो टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी है उस पर उसको आपको याद करने में ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, यही हम जानेंगे कि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट ऑफ क्या होता है। सेट ऑफ को हम हिंदी में कहते हैं मुजरा। तो फ्रेंड्स, सेट ऑफ क्या होता है, इसे हम एक सिंपल सरल एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकेबल एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं। दोस्तों, दो पार्टी हैं, ए और बी, ये प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है। ये पार्टी किसकी है? सिविल सूट की। आप समझ ही गए होंगे कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट केवल सिविल सूट में होते हैं। और जो ये टर्म है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, दोनों ये सिविल प्रोसीडिंग में ही इसका यूज़ होता है, क्रिमिनल में इसका यूज़ नहीं होता है। सीपीसी का टॉपिक है, सिविल केसेस में, सिविल सूट्स में इसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हम एक सरल सा एग्जांपल लिया हमने, ये कि ए और बी दो पार्टी हैं, ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। ये यहाँ पर सिविल सूट लाता है रिकवरी ऑफ मनी का, कि मेरे इस बी पर 50,000 रुपये बकाया है और उसके पास एक सबूत है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पे बी पे ये रिकवरी का सूट लाता है कि मेरे 50,000 रुपये बी से दिलवाए जाएं। कोर्ट में जाता है और ये प्लेंट तैयार करके ये सिविल सूट दाखिल कर देता है। उसके बाद बी पर पहुंचता है क्या? समन। इसके पास क्या पहुंचेगा? समन पहुंचेगा कि आप इसका जवाब देने के लिए कोर्ट में हाजिर हों और कोर्ट में अपना सिविल सूट यहाँ पर डिफेंड करें। तो फ्रेंड्स, जब इसे पता चलता है तो ये इसके दिमाग में आती है, अरे इसे 50,000 रुपये की मांग कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे भी तो उसके पास 20,000 रुपये हैं। ये मेरे को इसने जो प्रोमिसरी नोट दिया था, जो विश्वास पत्र दिया था, इसमें जो वचन पत्र दिया था, इसके भी तो 20,000 रुपये हैं, इसे तो 30,000 की मांग करनी चाहिए। तो ये बात वो अपने एडवोकेट को बताता है। तो एडवोकेट यहाँ पर लीगल प्रोविज़न सेट ऑफ का यहाँ पर यूज़ करता है और अपने उसके जवाब में, बी के जवाब में, WS में, रिटन स्टेटमेंट में इस बात को लिखता है, सेट ऑफ किया जाए, मुजरा कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर 20,000 रुपये हमारे भी बकाया हैं। बी जो हमारी पार्टी है उसके भी बकाया हैं, इसलिए इस तरीके से सेट ऑफ कराया जाए। तो यहाँ पर क्या राशि बनी? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपको इस एग्जाम्पल में देखने के लिए मिला कि दोनों ही एक दूसरे के ऋणी हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक दूसरे का बकाया दोनों पार्टी पे। तो ये एक डेफिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि दोनों एक दूसरे के ऋणी होने चाहिए, कुछ ना कुछ सर्टेन राशि के लिए। यहाँ पर अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, मतलब कि 50,000 20,000 जो भी है, एक सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदाज़तन होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोर्ट क्या करेगी? यहाँ सेट ऑफ करा दी। सेट ऑफ माने 50,000 में से 20,000 निकाल दिए जाएंगे, तो क्या रह जाएंगे? 30,000 यहाँ पर अमाउंट रह जाएगा। 30,000 बी को ए को देने पड़ेंगे। तो सेट ऑफ कहाँ तक हो सकता है? तो सेट ऑफ यहाँ पर एज अ शील्ड काम करता है। तो सुरक्षा में जो शील्ड होते हैं, तलवार से लड़ाई समय शील्ड का यूज़ करते हैं, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है।
तो ये जो प्लेंटिफ का क्लेम है, यानी कि जो ए यहाँ पर क्लेम कर रहा था 50,000 रुपये, उसके पूरे उसको वाइप्ड आउट कर सकती है, वहाँ तक इसकी लिमिट। यदि बी के भी 50,000 रुपये ए पर बकाया है तो क्या हो जाएगा, 50,000 रुपये माइनस 50,000 रुपये, जीरो अमाउंट हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं दिलाया जाएगा। तो ये होगा। तो यहाँ पर 50,000 की सीमा तक जो ए का जो प्लेंटिफ का जो क्लेम होता है उसकी सीमा तक यहाँ पर सेट ऑफ की मांग की जा सकती है। और क्या कर सकता है, उसे पूरी तरह यदि पूरी मांग की जाएगी तो उसे पूरा वाइप्ड आउट कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा या रिड्यूस कर देगा। उससे कम की जो भी मांग की जाती है, मेरे 20,000 बकाया हैं तो 30,000 देने पड़ेंगे, यदि 30,000 मेरे ए पे बकाया हैं तो यहाँ पर 20,000 देने पड़ेंगे, इस तरह घट जाता है। आप नेचुरल जस्टिस का ये सिद्धांत है। तो ये सब क्यों बनाए गए, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हैं कि सिविल सूट बहुत बढ़ जाएंगे। तो जो सेट ऑफ की डिमांड होती है वो रिकवरी ऑफ मनी के ही सूट में होती है, रिकवरी ऑफ मनी के सूट तक ही यहाँ पर सीमित होती है, उसी में ही इसकी मांग की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेम ट्रांजैक्शन हो कि एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़ा हो, अलग अलग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। उसने कभी किसी और चीज़ के पैसे लिए हों, बी ने कभी किसी और चीज़ के पैसे लिए हों, तो ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण बात है, आप समझी गए कि सेट ऑफ क्या होता है। इसकी जो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। इस एग्जांपल से ही सारी कंडीशंस निकल के सामने आ रही हैं कि पहली कंडीशन है द सूट मस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी। इसमें क्या, सबसे पहले तो एक रिकवरी ऑफ मनी का सिविल सूट दाखिल किया जाना चाहिए प्लेंटिफ के द्वारा। द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेन। जो अमाउंट की मांग की गई, यहाँ पर जो सेट ऑफ की मांग की गई या जो प्लेंटिफ है उसने जो यहाँ पर मांग की गई, दोनों की यहाँ पर राशियाँ क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। कि मुझसे यहाँ पर 50,000 रुपये लिए थे, बी कह रहा है यहाँ पर मुझसे 30,000 रुपये लिए, तो ये क्या है, सर्टेन अमाउंट है। ऐसा नहीं अंदाजतन है कि इतना अमाउंट हो सकता था, ये वो कोर्ट डिसाइड करे, तो ऐसा नहीं है। तीसरी में सच अमाउंट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। लीगल अमाउंट होना चाहिए, लीगल रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने ए और बी ने जुआ खेला था, गैमलिंग की थी और वो कहे कि मैंने ये मुझसे 50,000 रुपये जुए में हारा था और 50,000 रुपये नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से लीगल रिकवरेबल होना चाहिए जो अमाउंट, ऐसा नहीं कि ड्रग्स बेच के अमाउंट उधार हुआ एक दूसरे पे, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो चौथी कंडीशन, ये तीन कंडीशंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेट ऑफ को समझने के लिए। और चौथी कंडीशन, इट मस्ट बी रिकवरेबल बाय डिफेंडेंट फ्रॉम प्लेंटिफ। तो ये इसका दावा कौन करेगा, इसका दावा करेगा डिफेंडेंट, किससे, प्लेंटिफ से। सेट ऑफ का दावा कौन करेगा, डिफेंडेंट करेगा प्लेंटिफ से। तो फ्रेंड्स ये ही होता है सेट ऑफ। इसके बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। लिमिटेशन पीरियड निकल गया है तो आप सेट ऑफ की मांग नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, प्लेंटिफ का सूट यदि डिसमिस्ड हो जाता है, प्लेंटिफ का सूट डिसमिस्ड मतलब वो नहीं आ रहा है कोर्ट में, प्लेंटिफ जिसने सिविल सूट दाखिल किया, और या फिर उसने उसे विड्रॉल कर दिया, तो इस तरीके से डिसमिस्ड हो जाता है कि तो विड्रॉल हो गया या डिसमिस्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेंटिफ का सिविल सूट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन ये क्या है, सेट ऑफ भी एक क्रॉस सूट है, ये समझने की बात है। ये अपने आप में भी एक सूट है, सूट के अंदर ही एक सूट है। तो फ्रेंड्स ये चलता रहेगा और कोर्ट इसके संबंध में यहाँ पर डिक्री पास कर सकती है डिफेंडेंट के फेवर में। ये आपको समझने की बात है। केस यहाँ पर सिविल सूट यहाँ पर चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात कि जो सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 में बात की गई है वो लीगल सेट ऑफ की बात की गई है, और ज़्यादातर कॉमनली सामान्यतः यही लीगल सेट ऑफ की बात होती है, और यही यहाँ पर सर्टेन अमाउंट होता है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट होता है, तभी ये मांग की जाती है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस से आया, तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर इक्विटेबल सेट ऑफ भी होता है, जो हमने पढ़ा ये लीगल सेट ऑफ है, जो ऑर्डर 8 रूल 6 के अंतर्गत बताया गया है। अब इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं, जो
जानना थोड़ा ज़रूरी है। इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है, यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो सर्टेन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एज अ राइट ये डिमांड नहीं कर सकते कि सेट ऑफ मुझे दिलाया ही जाए, ये मेरा राइट है। आप यहाँ पर जब लीगल सेट ऑफ की मांग कर रहे थे, जो हमने पहले एग्जांपल में देखे, उसमें तो आप मांग कर सकते हैं एज अ राइट कि ये मेरा राइट है और कोर्ट उसे नकार नहीं सकता है, एज अ राइट है, आपको दिलाया जाएगा। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ यानी साम्य का नियम है, आप जानते ही हैं, कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर है, वो आपको दिलाए या ना दिलाए। तो देख लेते हैं, तो इसका कुछ एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए और बी दो पार्टी हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है। ए यहाँ पर रिकवरी ऑफ मनी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बी पर ये दावा करता है कि बी से मुझे 50,000 रुपये दिलाए जाएँ। तो यहाँ पर इक्विटेबल यहाँ पर सेट ऑफ के आधार पर बी ये मांग कर सकता है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसकी गलती थी, समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और मेरा नुकसान हुआ, जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराई जाए और उसको यहाँ पर समायोजन किया जाए, सेट ऑफ किया जाए, मुजरा कराया जाए। तो कोर्ट का यहाँ पे एज अ राइट मांग नहीं कर रही, ये क्या है, ये एज अ यहाँ कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वो आपको दिलाए या ना दिलाए। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नौकर है जो अपनी सैलरी के लिए मालिक पर यहाँ पर दावा करता है कि मेरी सैलरी 50,000 रुपये बकाया है 3 महीनों की, वो मुझे दिलाई जाए। तो यहाँ पर मालिक है वो कह सकता है कि इसके जो मिसकंडक्ट हैं, जो नेग्लिजेंस है, उसके कारण जो मुझे नुकसान हुआ वो तो मैं काटूंगा ही, इसने काम ढंग से नहीं किया, लापरवाही बरती, तो मुझे वो सेट ऑफ कराया जाए। तो कोर्ट का ये डिस्क्रेशन है, वो सेट ऑफ करा सकती है। तो ये आपको समझने की बात है। यहाँ पर ये राइट नहीं है, ये क्या है, ये एज अ कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर है, आपको ये सेट ऑफ कराए या ना कराए। तो ये दो एग्जांपल है। इसी तरीके से एक यहाँ पर ये वॉशरमैन का भी है कि वो वॉशरमैन अपने धुलाई के रुपए की मांग करता है और जो कपड़े धुलाने वाली जो कंपनी होती है वो कहती है कि इसने कपड़ों को फाड़ दिया या खो दिया, इस तरीके से वो सेट ऑफ की डिमांड कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से एग्जांपल हैं, ये हमने समझ लिया कि सेट ऑफ क्या होता है। लीगल सेट ऑफ कॉमनली चलता है और जो इक्विटेबल सेट ऑफ है वो भी कई सुप्रीम कोर्ट के लॉज के ज़रिए और कॉमन लॉ जो इंग्लैंड में है उसके ज़रिए ये आए इक्विटेबल सेट ऑफ। तो ये भी होता है, पर एज अ राइट ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों काउंटर क्लेम पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स, काउंटर क्लेम में क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। ये ए और बी दो पार्टी हैं। ए यहाँ पर एक सिविल सूट बी के अगेंस्ट लाता है कोर्ट में कि इसने मुझसे 50,000 रुपये उधार लिए थे। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, सबूत दिखाता है बिल ऑफ एक्सचेंज और दावा करता है कि बी से मुझे 50,000 रुपये मेरे दिलवाए जाएं जो मुझसे उसने उधार लिए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी के पास जब समन पहुँचते हैं, सिविल सूट दाखिल होता है और बी के पास समन पहुँचता है, तो बी को ध्यान आता है, बी को कहता है कि मेरे तो इस पर 1 लाख रुपए हैं, मेरे तो खुद इस पर रुपये निकल रहे हैं और ये मेरे अगेंस्ट यहाँ पर सिविल सूट दाखिल कर रहा है। तो ये यहाँ पर सिविल सूट यहाँ पर दाखिल किया गया, तो यहाँ पर रुपए किसके निकल रहे हैं, बी के निकल रहे हैं और यहाँ पर दावा किसने दाखिल कर दिया, ए ने कर दिया। तो यहाँ पर वो अपने एडवोकेट को बताएगा और एडवोकेट क्या करेगा, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ काउंटर क्लेम का तर्क प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर वो अपने WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट यानी कि जवाब में ये तर्क प्रस्तुत करेगा कि ए पर तो हमारे खुद ही यहाँ पर 1 लाख रुपए उधार हैं और ये यहाँ पर खुद ही यहाँ पर रेडी है और ये हमारे अगेंस्ट ये दावा लेकर आया, हमें तो खुद यहाँ पर हमारे 50,000 रुपये दिलाए जाएँ। तो बी यहाँ पर मांग कर रहा है 50,000 रुपये मुझे दिलाए जाएँ, क्योंकि 1 लाख रुपये उसके यहाँ पर थे किस पे, ए पर, और ए पर और ए के बी पर थे 50,000 रुपये। तो 1 लाख में से 50,000 घट गए, 1 लाख में से 50,000 घट गए तो 50,000 बचे बी के। तो बी यहाँ पर काउंटर क्लेम कर रहा है कि मुझे खुद दिलाए जाए। ये क्या मांग रहा है, मुझे तो खुद दिलाए जाए। तो एज अ सॉर्ड यानी जो तलवार है, सॉर्ड है, उसकी तरह यहाँ पर काम करता है काउंटर क्लेम। आपको यहाँ पर
वो जो सेट ऑफ था वो शील्ड की तरह काम करता है और जो काउंटर क्लेम है वो स्वॉर्ड की तरह काम करता है, तलवार की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, बी को यहाँ पर 50,000 रुपये दिलाए जाएंगे, ये समझने की बात है। और दूसरी बात कि जो सेट ऑफ था वो केवल मनी रिकवरी सूट के संबंध में ही काम करता है, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए तभी काम करता है, लेकिन काउंटर क्लेम केवल मनी रिकवरी सूट से तक ही सीमित नहीं है, ये यहाँ पर जो मनी का लेना देना नहीं है वहाँ भी काम करता है। तो कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है उसमें काउंटर क्लेम काम कर सकता है। तो एक मैंने जो एग्ज़ाम्पल जो रियल में कोर्ट में एग्ज़ाम्पल देखा उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स काउंटर क्लेम का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पर दो किसान थे, दोनों की भूमि, ए किसान और बी की, दोनों की भूमि पास पास थी। तो जो ए था उसने बी की प्रॉपर्टी घेर रखी थी, थोड़ी सी उसने अपने जो पूर्व दिशा में जो किनारे पे हिस्से पे थे वहाँ पर क्या झोपड़ी बना ली थी, बी की प्रॉपर्टी पे यहाँ पर झोपड़ी बना ली थी। लेकिन ए ने क्या किया, ए बी के अगेंस्ट सिविल सूट लेकर आता है कि ये जगह खाली कराई जाए, बी ने ए कि बी से ये जगह खाली कराई जाए, बी ने ये मेरी प्रॉपर्टी पे निर्माण करा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कब्जा किसने किया, कब्जा ए ने किया और दावा भी कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है। ए सिविल सूट कोर्ट में लेकर आ रहा है। जब समन पहुंचा बी के पास, बी को पता चला कि इसने तो मेरे अगेंस्ट सिविल सूट दाखिल कर दिया और मुझसे कह रहा है मैंने तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने इसकी प्रॉपर्टी में गया नहीं, कुछ कब्जा नहीं किया और ये कर रहा है, बल्कि इसने किया है। जब प्रॉपर्टी की नाप होगी, पूरी जो नपाई होगी तो इस रियलिटी सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स वो अपने एडवोकेट को बताता है, एडवोकेट लिखता है कि खाली तो इनसे कराया जाए, ए से कराया जाए, इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, यहाँ पर जो झोपड़ी बना दी है, मलबा डाल दिया है, इस तरीके से कब्जा किया है। तो ये क्या हुआ, काउंटर क्लेम हो गया। ए आया था उसे खाली करवाने के लिए, लेकिन बी ने क्या बोला, ये तो खुद ही मेरी जगह पर कब्जा किया हुआ है, इसे हटाया जाए। तो ये होता है काउंटर क्लेम, आप समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स काउंटर क्लेम के बारे में थोड़ा सा और जान लें तो काउंटर क्लेम के ऊपर भी यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। और दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का केस डिसमिस्ड हो जाता है या वो खुद ही विड्रॉल कर लेता है, डिसमिस्ड मतलब वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, डेट पे डेट पड़ रही है, तो कोर्ट को ये पावर है, वो उसके सिविल सूट को यहाँ पर खारिज कर सकती है या वो अपने सूट को खुद ही वापस ले सकता है। तो वो ऐसा करता है, या तो कोर्ट अपना सिविल सूट को वापस ले लेता है या खारिज हो जाता है। तो जो डिफेंडेंट ने जो काउंटर क्लेम किया वो अलग से एक सिविल सूट है, वो उसी सिविल सूट के अंतर्गत एक सिविल सूट है, वो चलता रहेगा। भले ही वो सोचे कि मैं बच जाऊंगा, ऐसा मैंने किया, वो बचेगा नहीं, वो यहाँ पर अब पूरा सिविल सूट यहाँ पर चलेगा। और यदि बी की बात सच है, यदि बी की बात सच है कि ए ने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया, तो बी के फेवर में यहाँ पर डिग्री पारित हो जाएगी और ए को डिस्पोजेस्ड कर दिया जाएगा, उस सामान को हटवा दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और काउंटर क्लेम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, ये सीपीसी अमेंडमेंट 1976 के बाद आया, उससे पहले यहाँ पर काउंटर क्लेम में, यहाँ पर काउंटर क्लेम के संबंध में एक्सप्रेस्ड प्रोविज़न नहीं था, सीपीसी में लिखा नहीं था, एक्सप्रेस नहीं था, चलता था लेकिन एक्सप्रेस्ड प्रोविज़न नहीं था, 1976 के बाद आया। तो फ्रेंड्स क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोका जाए और लिटिगेशंस को कम किया जाए, जिससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होने से बचे। और जो कई सारे सिविल सूट दाखिल होंगे तो दोनों पार्टी का पैसा खर्च होगा, तो उन्हें रोका जाए, एक ही सिविल सूट में सारे मुद्दों को, जो जुड़े हुए मुद्दे उन्हें यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए काउंटर क्लेम क्या होता है। काउंटर क्लेम का यहाँ पर क्लेम कब किया जा सकता है, तो WS दाखिल करते समय ऑर्डर 8 रूल 1 के अंतर्गत जो WS दाखिल किया जाता है उसमें आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, काउंटर क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय अमेंडिंग रिटन स्टेटमेंट विद द लीव ऑफ कोर्ट एंड सेटिंग अप द काउंटर क्लेम। तो आप यहाँ पर जो WS के अमेंडमेंट की प्रेयर लगाकर उसमें यहाँ पर काउंटर क्लेम की मांग कर सकते हैं। तीसरा क्या है, इन ए सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अंडर ऑर्डर 8 रूल 9। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में, बाद की प्लीडिंग में आप आगे भी अलग से इसे
काउंटर क्लेम की यहाँ पर मांग कर सकते हैं। आप समझी गए होंगे काउंटर क्लेम क्या होता है। दोस्तों इसे 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा इसे CPC में ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G में इसे जोड़ा गया था। उससे पहले यहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं था, उसके बाद यहाँ पर जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि अन्य टॉपिक किसी पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।